हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 को आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है हैंड एक्स क्लीवर संबंधित है। तो हैंड एक्स क्लीवर का संबंध आपका जो है निम्न पुरापाषाण संस्कृति से है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो है सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अति अत्तिपरकम से प्राप्त किए गए। ये साधारणतः पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं और इस संस्कृति के उपकरण हैंड एक्स क्लीवर और स्क्रैपर आदि हैं। और हैंड एक्स संस्कृति का जो पहला हस्त कुठार पल्लवरम यानी मद्रास से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व हैं, यह किसका कथन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एच गेंडन, यानी एच गेंडन ने ताम्र निधियां आर्यों की जो कृतित्व हैं ये स्टेटमेंट दिया गया था। आप देख सकते हैं आर्यों ने जिसका उपयोग सर्वप्रथम किया, आज भारतीय हिंदू धर्म में उसकी पूजा की जाती है, जैसे जौ, धान, आम्र के पल्लव तथा ताम्र पात्र आदि। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए एच गेंडन या गेल्डर्न ने कहा था कि ताम्र निधियां जो है आर्यों की कृतित्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। तो निम्न नवपाषाणिक जो स्थल है उससे पशुबाड़े का जो प्रमाण मिला है वो महेगढ़ से प्राप्त हुआ है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डी हवा यानी महेगढ़ तथा पचोह से प्राप्त हुए हैं। और कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। और महेगढ़ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन घाटी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से पशुबाड़े के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा, इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनाम गांव का जो प्रमुख पुरास्थल है वो है आपका जोरवे संस्कृति से संबंधित। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। महाराष्ट्र के उत्खनन से जोरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनाम गांव, सोनगांव तथा नेवासा और दाइमाबाद उपस्थित हैं। अगला है हमारा, महापाषाण संस्कृति संबंध है। तो महापाषाण संस्कृति का संबंध आपका हो जाएगा लोहे से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग, महापाषाण संस्कृति लोहे से संबंधित है, यानी भारत में लोहे की जो प्राचीनता को लेकर विवाद है। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया की हित्ती जाति ने 1800 से 1200 ईसा पूर्व तक लोहे पर एकाधिकार बनाए रखा और सर्वप्रथम उसी ने इसका प्रयोग किया था। कौन सी? हित्ती जनजाति के द्वारा। और नवीन साक्ष्यों के आधार पर नौह यानी राजस्थान तथा इसके दोआब क्षेत्र से लोहा काले और लाल मृदभांडों के साथ मिलता है, जिसकी तिथि की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व है। और अंतरजी खेड़ा की खुदाई में धातु शोधन करने वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं और यहाँ से व्यापक पैमाने पर लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। और पुरातत्वविदों ने इस संस्कृति का समय ईसा पूर्व 1000 लगभग निर्धारित किया है। और इसके अतिरिक्त कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टानों में पाए जाने वाले बृहत पाषाण लौहयुगीन उपस्थित हैं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, झुकर संस्कृति संबंधित है। तो झुकर संस्कृति एक क्या है? वो है परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, सैंधव सभ्यता की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन विद्वानों ने रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर इसे 25,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना है। और इस समय यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद यह सभ्यता ग्रामीण हो गई, क्योंकि क्रमिक रूप से नगरों का पतन हो गया तथा ग्रामीण संस्कृति या फिर परवर्ती संस्कृति को झुकर संस्कृति का नाम दिया गया था। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है?
तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो है मध्य नगर का जो प्रमाण है वो धौलावीरा से मिला है। ठीक है, जो दिए गए विकल्प में उपस्थित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति के, वो मिला है लोथल से, और लोथल का गुजरात में पड़ता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सैंधव सभ्यता के लोथल से गोदीवाड़ा यानी डाकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित था, और इससे स्पष्ट है कि यहाँ से विदेशों से व्यापार होते थे, और लोथल से फारस की मुहर भी मिली है, और इसके अतिरिक्त यहाँ से युगल, समाधान एवं अग्निकुंड का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत के प्रमाण मिले हैं? तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन तथा प्राक हड़प्पा दोनों प्रकार के संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा कालीन साक्ष्यों में जुते हुए खेत तथा खेत से सरसों और चने के साक्ष्य जो है के अतिरिक्त अग्निकुंड या फिर वेदिका के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इसे मैच करने की बात करा तो पहला है हड़प्पा, तो हड़प्पा का संबंध हो जाएगा जूता खेत से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हड़प्पा है, पहला हड़प्पा है, तो हड़प्पा का संबंध हो जाएगा आपका पहला, यानी कर्मचारियों के निवास से संबंधित हो जाएगा। दूसरा है लोथल, लोथल का संबंध गोदी से हो जाएगा, और कालीबंगा का संबंध आपका जुता हुआ खेत से हो जाएगा, और मोहनजोदड़ो का संबंध नर्तकी से हो जाएगा। यानी जो भी आपके स्थान है ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं हड़प्पा के कर्मचारियों के निवास व कर्मकारों के भट्टे तथा लोथल से गोदीवाड़ा और फारस की मुहर आदि मिले हैं, और राजस्थान के कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो आरोहण क्रम जो है वो है आपका पहला हड़प्पा हो जाएगा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धौलावीरा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो कार्य किया था वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की तथा 1923 से 24 में खुदाई कराकर कुछ साक्ष्य प्राप्त किए, और इसी क्रम में 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की तथा 1922 से लेकर 1930 ईस्वी तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य जो है करवाया गया, और 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्रनाथ बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के हल का जो नमूना प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा राजस्थान, सॉरी मिट्टी का हल की बात कर रहा है, तो मिट्टी का हल का जो नमूना प्राप्त हुआ है वो बनवाली से हुआ है, बनवाली वर्तमान में हरियाणा। यानी हड़प्पई स्थल बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, जिसमें बनवाली से मिट्टी के हल का नमूना तथा कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा कुछ अन्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और धौलावीरा से 3 स्तर के घेरे वाले नगर का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। अगला है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए जो आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो क्या था? आरपी चांद के द्वारा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के पतन के विभिन्न कारण बताए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम आरपी चांद ने हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल हीलर तथा स्टुअर्ट बिकट ने भी इस मत का समर्थन किया था। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ एवं प्रशासनिक शिथिलता को जिम्मेदार माना है, और मार्शल के अतिरिक्त मैके एवं SR राव ने भी बाढ़ को पतन के लिए उत्तरदायी कारक माना है। अगला हमारा, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। तो प्रसिद्ध भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं आपके रायसेन,
और रायसेन पड़ता है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित हैं। यहाँ करीब 500 यानी 500 गुफाएं स्थित हैं। इसमें शैल चित्रों का अपूर्व संसार बसा हुआ है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वी एस वाकणकर महोदय ने किया था और इसका समय लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो समाधि एच का जो संबंध है वो हड़प्पा संस्कृति से ही संबंधित है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक साहिवाल यानी पूर्व में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इस स्थल के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईसा में लिखा था। यानी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई करवाई थी और यहाँ के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि एच का नाम दिया गया है। अगला है हमारा, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। तो चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो मिला है आपका उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में धान यानी चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरादेव से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो दशमलव स्थानिक मान की जो खोज की गई थी वो थे आर्यभट्ट। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंक, शून्य और दशमलव का जो प्रयोग हुआ था वो गणित में भारत की अद्वितीय देन मानी जाती है। यानी दशमलव का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम भारतवासियों ने ही किया था। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसकी जानकारी थी। उन्होंने पाई का मान निकालते समय दशमलव के जो स्थानिक मान की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उत्तर वैदिक काल में जो रत्नियों की संख्या थी वो थी 12, यानी 12 राजा को लेकर। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या 12 थी। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में मिलता है। और यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें रत्निन कहा जाता था, जो इस प्रकार हैं। पहला है जैसे सेनानी, दूसरा पुरोहित, तीसरा महिषी, फोर्थ आपका सूत, पांचवा आपका ग्रामीणी, छठा संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, युवराज, भागदत्त कर एकत्र करने वाला अधिकारी भागदत्त कहलाता था, और अक्षवाप यानी पालागल परम मित्र जो होता था, और अंतिम है आपका गोवी कर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य है वो परिचित थे आपके जौ से। ठीक है, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी आर्य जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, खीर व पनीर खाते थे। इसके अतिरिक्त वो जौ यानी यौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे। और ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसमें भरतों का जो पुरोहित था वो था गुरु वशिष्ठ। यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन मिलता है जिसका नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था, जबकि भरतों का राजा सुदास था जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। यह युद्ध पुरोहितों के पद को लेकर हुआ था और दोनों ओर से आर्य और अनार्य थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख मिलता है? वो है आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसमें शूद्र का उल्लेख किया गया है। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों ने किया है और 10वें और पहले मंडल की रचना सबसे बाद में हुई है और 10वें मंडल में ही चौथे वर्ण अर्थात शूद्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 2 से 7 प्राचीन मंडल माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? तो जल देवता के रूप में माना जाता था वरुण को, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वरुण देवता को जल देवता। वैदिक काल में देवताओं की जो आराधना जो है भौतिक सुख के लिए की जाती थी, यानी महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था और तीसरा स्थान वरुण को प्राप्त है, जबकि वरुण को जल निधि या फिर समुद्र का देवता माना जाता था। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था और इन्हें नैतिक व्यवस्था का संरक्षक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? जो प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह जो कर लेती थी उसे कहते थे पुनर्वु। ठीक है, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्वु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वेदों को कहा जाता है? तो वेदों को श्रुति के रूप में जाना जाता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना आर्यों ने किया था तथा उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई है और इन वेदों को श्रुति कहा जाता है, अर्थात सुनकर लिखा हुआ जिसे कहा जाता है उसे श्रुति। अगला क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यानी सबसे प्राचीन ब्राह्मण, तो सतपथ ब्राह्मण का संबंध आपका हो जाएगा यजुर्वेद, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई थी जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन वेदों में कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी तथा यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण एवं तैत्रीय ब्राह्मण और सामवेद के पंचविश और षड्विश ब्राह्मण तथा अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण आदि हैं। अगला हमारा, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता का जो आख्यान है वो कठोपनिषद में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की कुल संख्या जो बताई है 108 बताई गई है, जिसमें 12 प्रमुख हैं, जैसे मुंडकोपनिषद हो गया, मांडक्योपनिषद हो गया, केनोपनिषद हो गया, कठोपनिषद आदि। और सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है मुंडकोपनिषद में मिलता है। इसी प्रकार यम यमी संवाद या फिर यम नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें यम और नचिकेता के द्वारा दिए गए प्रश्नोत्तरी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्यादवाद जुड़ा हुआ है? तो स्यादवाद का संबंध है आपका जैन धर्म से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें प्रथम जो है ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ तथा अंतिम महावीर स्वामी थे और जैन धर्म दार्शनिक विचारों को प्रकट करता है, जिसमें स्यादवाद यानी अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगिनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। और जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन स्थित हैं। अगला है हमारा, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो योग सूत्र के रचयिता जो है आपके पतंजलि हो जाएंगे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में 6 प्रमुख दर्शनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि को माना जाता है। योग सूत्र में यह दर्शाया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। अगला है, कपिलवस्तु की पहचान की गई है? तो कपिलवस्तु की जो पहचान की गई है वो पीपर हवा के साथ की गई है, यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु की सभ्यता जो थी आधुनिक पीपर हवा से की जाती है और बुद्ध का जन्म, ज्ञान व मृत्यु पूर्णिमा को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी? तो हेमवत संप्रदाय जो है किसकी शाखा थी? वो महासांगिक की शाखा थी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ के जो उपासक भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो गए थे, जिसमें महासांगिक और स्थविरवादी ये 2 थे, जिसमें महासांगिक में 9 वर्ग बने। इस प्रकार स्थविर में भी विभाजन हुआ और हेमवत का संबंध जो है इन्हीं विभाजनों से हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद का संबंध हो जाएगा आपका जैन धर्म से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक पदार्थ एक धर्म को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करता है और यही पदार्थ का स्वभाव है। किसी भी पदार्थ के विषय में भंगिनई के साथ ज्ञान तत्व पदार्थ होते हैं और प्रत्येक पदार्थ को अनेकांतिक सिद्ध कहते हैं और जैन धर्म में इसी को स्याद्वाद या फिर अनेकांतवाद यानी सप्तभंगिनई कहा जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं आपके विनय पिटक में। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म के मूल साहित्य त्रिपिटक हैं। इनमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं तथा उपदेशों एवं बौद्ध धर्म के आचार विचार तथा दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण है। यह 3 भागों में है, जिसमें विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक का उल्लेख किया गया है। और विनय पिटक में जो है संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महिला अलवार संत थी? तो महिला अलवार संत जो थी वो थी आपकी आंडाल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यानी भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत से माना जाता है और पल्लव शासकों के समय जो है नैनार यानी शैव और अलवार यानी वैष्णव, जो नैनार थे वो शैव धर्म को मानते थे, जो अलवार थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। आंडाल एक महिला संत थी जिसका संबंध जो है अलवारों से था। यानी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ, जिन्हें पल्लव या चोल राजाओं के ने संरक्षण दिया और इसके सूत्रधार अलवार या नैनार थे। अलवार संतों की जो है संख्या जो है 12 बताई गई है, जिसमें आंडाल नामक महिला संत थी और 12 संत निम्नलिखित हैं। पेरुमल हो गए, आंडाल हो गई, मधुर कवि हो गए, कुलशेखर हो गए, भूत योगी, तिरुपपान पेरिय, तिरुमंगई और भक्तांद्री रेणु, भक्तिसार और पे यानी महायोगी, और अंतिम है पोई गई। तो नैनार संतों की संख्या लगभग 63 की बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र महिला है, तो इससे नोट डाउन कर सकते हैं आंडाल को। अगला क्वेश्चन है, तिरुवासगम का लेखक कौन था? तो तिरुवासगम का जो लेखक है वो नैनार संत थे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों के राज्य में 6वीं शताब्दी में 2 प्रमुख संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसमें नैनार शैव धर्म को मानने वाले और अलवार वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और नैनार लेखक जो है मणिक्कर, ठीक है, मणिकवाचगर ने तिरुवासगम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, बराबर गुफा संबंधित है? तो बराबर की गुफा का संबंध है आजीवक संप्रदाय से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की जो कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए आवास बनाए गए थे और इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा जो है प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है? तो वहाँ पर अशोक का वो कौन सा शिलालेख था? वो था आपका 12वां शिलालेख, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रारंभ में वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सभी धर्मों का आदर करने लगा। उसके 12वें शिलालेख से धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण प्राप्त होता है। अगला है हमारा प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है। तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है आपका मास्की अभिलेख में किया गया है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। मास्की और गुर्जरा या फिर नेत्तूर उडेगोलम के अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, जिसमें उसे अशोक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य का जो हिस्सा नहीं था वो था आपका वो था आपका तमिलनाडु। ठीक है, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं था। आप देख सकते हैं मौर्य सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था काफ़ी विस्तृत था। द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, चेर और पांड्य यानी सत्यपुत्र तथा ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख किया है। ये सभी तमिल राज्य थे तथा उसके साम्राज्य से बाहर थे।
ये क्षेत्र आधुनिक भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित थे और ताम्रपर्णी से तात्पर्य लंका से माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी? तो श्रावस्ती जो थी वो थी अचिरावती नदी के किनारे। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौशल यानी वर्तमान अवध का क्षेत्र यानी फैजाबाद मंडल प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती जो है अचिरावती के किनारे स्थित थी। अचिरावती का आधुनिक नाम राप्ती नदी है और बुद्ध के समय कौशल के दो भाग हो गए थे, उत्तरी कौशल और इसकी राजधानी साकेत थी तथा दक्षिणी कौशल और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और साकेत का दूसरा नाम अयोध्या भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। तो कर मुक्त ग्रामों को जो कहा जाता था वो कहा जाता था अग्रहार, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्राह्मणों को भूमिदान देने का उल्लेख जो है सातवाहन राजाओं के समय से मिलता है तथा अधिकारियों को भूमिदान देने का उल्लेख जो है हर्षवर्धन के समय से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। जो प्राचीनतम जल नहर है उसका जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कलिंग का राजा खारवेल जो चेदी वंश से या फिर महामेघवाहन वंश का था और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। खारवेल अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने पृथु या फिर पिथुंड नगर में गदहों से हल चलवाया था। इस नगर की पहचान मुसलीपट्टनम के निकट पिंटुड, ठीक है, पिंटुंड नामक स्थान से की जाती है। अगला है हमारा, गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो गांधार कला शैली का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था कनिष्क प्रथम के शासनकाल में, यानी बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गांधार कला शैली का शुभारंभ कनिष्क प्रथम के समय हुआ था। इसे ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है और इस कला शैली में मुख्यतः काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है और गांधार कला में मुख्यतः बुद्ध या फिर बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण किया गया है और बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। यहाँ से बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली मिलती है। तो गंधर्व विवाह का संबंध हो जाएगा आपका पंचतीर्णय से, यानी ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सुदूर दक्षिण के जनजीवन का जो आरंभिक ज्ञान संगम साहित्य से होता है। संगम जो है तमिल कवियों का एक संघ था अथवा मंडल या फिर इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता था और संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु पंचतीर्णय शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला है हमारा, तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तो तोलकाप्पियम कौन सा ग्रंथ है? वो है व्याकरण का, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तोलकाप्पियम व्याकरण शास्त्र का एक ग्रंथ है जिसकी रचना तमिल भाषा में तोलकाप्पियर ने की थी और इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 महान जो सेनापति थे वो अष्टदिग्गज थे। सॉरी, 8 महान सेनापति नहीं, 8 तेलुगु कवि, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन करने वाले 4 वंश थे वो थे, पहला संगम हो गया, दूसरा सुलह हो गया, तीसरा तुलह हो गया और चौथा आपका अरुविडु वंश। इन 4 वंशों से संबंधित है और कृष्णदेवराय का संबंध तुलह वंश से है, यानी तीसरे वंश से। और कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक समूह रहता था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओस लूसीदास महाकाव्य का लेखक कौन था? तो ओस लूसीदास जो महाकाव्य है उसका लेखक है कामुन्स, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओस लूसीदास एक पुर्तगाली महाकाव्य है जिसके लेखक जो लुइस वॉस डी कैमोस थे। इसका प्रकाशन 1572 ईस्वी में हुआ था।
अगला है हमारा, गुप्त काल में सार्तवाह को कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सार्तवाह होते थे उनको व्यापारिक कारवां का प्रमुख माना जाता था, यानी बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुप्त काल में जो व्यापारिक कारवां का जो प्रमुख सार्तवाह था वो कहलाता था। ठीक है, प्रमुख जो है सार्तवाह कहलाता था। इस समय व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी और व्यापारी जो है लोग अपने सामानों का विक्रय दूर तक करते थे और अपनी सुरक्षा के लिए दस्ता भी रखते थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त और मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है आपका जूनागढ़ अभिलेख में, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों के नाम मिलते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने जूनागढ़ राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य को जलाशय बनाने के लिए नियुक्त किया गया था और अशोक ने अपने राज्यपाल यानी तुषास्प को इसका मरम्मत कराने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहनामा ग्रंथ संबंध है। तो फतेहनामा जो ग्रंथ है उसका संबंध है अरबों की सिंध विजय से, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फतेहनामा को चचनामा भी कहा जाता है, यानी इस ग्रंथ के मूल लेखक जो है अज्ञात हैं और अबू बकर स्कूफी ने चचनामा नाम से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है और अरबों द्वारा भारत को जीतने का जो काफ़ी प्रयास किया गया और सिर्फ कुछ ही भाग अरबी जीत सके थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हजार मर्दह कहलाता है? तो हजार मर्दह का संबंध हो जाएगा आपका कबीर खां से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1236 ईसा में रजिया सुल्तान सल्तनत काल में शासिका बनी, जिसका कुछ सरदारों ने क्या किया था, विरोध किया था, जिसमें बदायूं, मुल्तान, हासी और लाहौर के इक़्तिदार थे। रजिया ने विरोधियों में फूट डालवाकर कुछ को अपनी साथ मिला लिया। इसमें मुल्तान का जो इक़्तिदार था कबीर खां था, जिसे हजार मर्दह कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? तो रात्रि में अपना जो अधिकतर समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करने वाला जो शासक था वो था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। उसने सुल्तान के पद की जो स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी और इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। वह श्रेष्ठ शासक था जो रात्रि में अपना अधिकतर समय जो है प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। अगला है, रैयत आला की पदवी धारण की थी। तो रैयत आला की जो पदवी धारण की थी वो की थी खिलजी खां के द्वारा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी खां यानी सैयद वंश का संस्थापक, उसने अपने को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया और 1414 में दौलत खां लोधी से दिल्ली को छीन लिया और पहला सैयद सुल्तान बना। परंतु खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो कहाँ पे यार राइट आंसर हो जाएगा, खिज्र खां। बहुत बार पूछा गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फारसी में लिखित है? तो फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक का नाम है वह है हस्त बिहिस्त, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी हस्त बिहिस्त पुस्तक की रचना फारसी भाषा में अमीर खुसरो ने की थी, जबकि बाबरनामा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था और किताब उल हिंद को अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था, जबकि इब्न बतूता ने रहला को अरबी भाषा में लिखा था। अगला है, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अशोक के जो पाषाण स्तंभ थे उसको स्वर्ण स्तंभ कहा था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक यानी मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया और उसने इन स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी थी। अगला है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, पूछी गई है। तो अमीर खुसरो ने जो आशिका रचना थी वो लिखी थी खिलजी खां के आदेश पर, यानी आशिका नामक ग्रंथ की रचना आमिर खुसरो ने किया था। इसकी रचना पद्य में मूलतः गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री जो है देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। इसमें खिलजी खां ने नैतिक पतन का भी वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी था? तो फ्रांसीसी की बात करें तो पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी बर्नियर जो है फ्रांसीसी यात्री था। आप देख सकते हैं फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 1656 से 1768 ईस्वी
पेशे से एक चिकित्सक था और वह शाहजहां के दरबार से संबंधित था और दारा सिकों और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार का साक्षी है। यानी जबकि एक अन्य यात्री ट्रैवनियर जो 1638 से 1663 के बीच आया था, फ्रांसीसी यात्री, उसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर राइट पूछा गया है, तो राइट हो जाएगा आपका डी, औरंगजेब खुलदाबाद से संबंधित है। आप देख सकते हैं 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म हुआ था। वह एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक था। उत्तराधिकार के युद्ध में वह भाइयों को हराकर मुगल सम्राट बना था। उसके समय में सर्वाधिक मुगल जो है प्रांत हो गए थे और 4 मार्च 1707 ईस्वी को दक्षिण के औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई थी, जहां खुलदाबाद नामक स्थान पर उसे दफनाया गया, अर्थात वह 88 वर्ष जीवित रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। तो संस्कृत का जो अच्छा ज्ञाता था वो था आपका अल-बरूनी। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल-बरूनी का जो जन्म हुआ था 973 में खीवा यानी मध्य एशिया में हुआ था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा की विजय प्राप्त की थी और अल-बरूनी को बंदी बनाया और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसको दरबार में जगह दिया था। अल-बरूनी ने तहकीक ए हिंद की रचना अरबी भाषा में किया था। वह संस्कृत, अरबी, फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी मैच करने के लिए बोला है। तो देख लेते हैं, अमीर खुसरो पहला है। अमीर खुसरो का संबंध आपका चिश्तिया संप्रदाय से हो जाएगा, यानी इसका 4th राइट हो जाएगा। मियाँ मीर का संबंध, जिसका संबंध जो है मियाँ मीर का संबंध हो जाएगा कादरिया संप्रदाय से। सोहदौला दरियाई का संबंध हो जाएगा आपका सोहरावर्दिया संप्रदाय से और शाह वली उल्लाह का संबंध हो जाएगा आपका नक्शबंदिया संप्रदाय से, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था, और शेख मियाँ मीर का संबंध कादरिया संप्रदाय से तथा शाहदौला दरियाई सोहरावर्दिया सिलसिले से और शाह वली उल्लाह का संबंध नक्शबंदिया संप्रदाय से है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।